हेलो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक केवल जावा के कंसर्न में नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट्स एक्चुअली सबको पता होता है कि जो ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं होने वाली है, मतलब कि फिक्स रहने वाली है। फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है। ये प्रोग्राम के पूरा आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, लेकिन वो वैल्यूज वही रहेंगी। तो बहुत सारे तरीके के कांस्टेंट हो सकते हैं कि वो किस तरीके की वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं। जैसे कि अगर वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं तो वो इंटीजर कांस्टेंट है। अगर वो रियल टाइप की वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं तो वो रियल कांस्टेंट है। कैरेक्टर भी हो सकता है, एक सिंगल कैरेक्टर कंटेन करा हुआ हो, या फिर कोई स्ट्रिंग कंटेन की हुई हो, या फिर पूरा कोई बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं जो कि बैक स्लैश के साथ आपको यूज करने होते हैं। तो इन सारे कांस्टेंट को हम बार एक बार में देखते हैं। तो बेसिकली जावा के कांस्टेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर। न्यूमेरिक में होते हैं इंटीजर एंड रियल, कैरेक्टर में होते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो सम सीक्वेंस जो होते हैं डिजिट्स के, अगर डिजिट आपको मिल हैं और उनका कोई सीक्वेंस है तो उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज इंटीजर कांस्टेंट। तीन टाइप के इंटीजर्स पॉसिबल हैं, जैसे कि डेसिमल है, ऑक्टल है एंड हेक्साडेसिमल है। डेसिमल मतलब कि जिस वो डिजिट्स जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए 10 डिफरेंट डिजिट्स की जरूरत है या 10 डिफरेंट सिंबल्स की जरूरत है, क्योंकि डेसिमल है ना, उसका जो बेस है वो डेसिमल है, मतलब 10 है। 10 है बेस, मतलब कि 10 डिफरेंट नंबर्स आपको चाहिए। तो 0 to 9 जब हम काउंट करते हैं तो 10 डिफरेंट सिंबल्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 123 या जो भी माइनस में नंबर लिखा है या जीरो है, ये डेसिमल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्टल की। ऑक्टल में बेस 8 होता है, मतलब 0 से लेके 7 टोटल 8 नंबर्स वहां पर आपके पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 037, 0551। हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर ऑक्टल नंबर है तो वो हमेशा 0 से शुरू करना है। ऑक्टल कांस्टेंट अगर आपको बताना है तो उसे आपको 0 से शुरू करना है, और आप 0 से 7 तक कोई डिजिट यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं यूज कर सकते हैं। फिर आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो आपके पास जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो 0 से 9 रहते हैं, और A to F हम 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ये आपने डिजिटल में पढ़ा होगा। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा 0x स्मॉल x ले सकते हैं, 0x कैपिटल X ले सकते हैं। इस तरीके से ये स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0x2 लिखा है, 0x9f लिखा है, तो ये 0x से शुरू होंगे। ऑक्टल 0 से शुरू होंगे, डेसिमल कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो ये होते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। फिर आते हैं रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट जो होते हैं वो कंटिन्यूएशन वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। जैसे इंटीजर है तो वो एक कंटिन्यूटी नहीं रहती, उसमें डिस्क्रीट टाइप की वैल्यूज को होल्ड करते हैं। यहाँ पर ये कंटिन्यूस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रियल या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.0067 या 676 माइनस भी लगा सकते हैं, साइंड भी रह सकते हैं, अनसाइंड भी रह सकते हैं। इनको हम एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक नोटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 512.65, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 5.1265 E2। यहाँ पर जो E है वो एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। E2 का मतलब होता है E to the power 2, है ना। 2 लिखा है E के बाद, E मतलब कि 10 आप मान लीजिए, 2 जो लिखा है वो उसकी पावर होती है, 10 की पावर। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि 12E2, दैट मीन्स 12 into E to the power -2। 3.14E4, दैट मीन्स 3.14 E to the power 10 to the power 4। देन सिंगल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिंगल कोट में S रिप्रेजेंट किया है, 6 अगर हमने सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट किया है, दैट मीन्स कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, ये अब इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। अगर हमने कॉलन को किया, किसी को भी अगर हम किसी भी सिंबल को अगर हम सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो डबल कोट्स में हम जिस को रिप्रेजेंट करते हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाता है।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हाय जावा, ये दोनों स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब बात करते हैं बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स की। तो यहाँ पर हमने कुछ यूज किए हुए हैं प्रोग्रामिंग में और कुछ आप यूज करके देख सकते हैं। जैसे बैक स्लैश बी, ये बैक स्पेस के लिए यूज होता है। बैक स्लैश एफ, ये फॉर्म फीड के लिए यूज होता है। बैक स्लैश एन का आपने मोस्टली यूज किया होगा, जो कि न्यू लाइन के लिए यूज होता है। बैक स्लैश आर कैरीज रिटर्न के लिए यूज होता है। बैक स्लैश टी टैब के लिए यूज होता है। बैक स्लैश और हमने एक सिंगल कोड दिया हुआ है, तो सिंगल कोड को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको बैक स्लैश के साथ सिंगल कोड देना होगा, तब वो ऐसा का ऐसा प्रिंट होगा। अगर आपको डबल कोड को प्रिंट करना है तो आपको बैक स्लैश के साथ डबल कोड को देना होगा। और अगर आपको बैक स्लैश को ही रिप्रेजेंट करना है तो आपको बैक स्लैश के साथ बैक स्लैश को देना होगा। अब आ जाते हैं वेरिएबल पे, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पूरे हो गए हैं। अब वेरिएबल्स की बात करते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। उसके अपोजिट वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है, वेरी करती है। तो इट इज एन आइडेंटिफायर दैट डिनोट्स अ स्टोरेज लोकेशन यूज्ड टू स्टोर अ डेटा वैल्यू। ठीक है, आइडेंटिफायर होते हैं ये, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस स्टोरेज लोकेशन पर आप किसी डेटा वैल्यू की वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं, तो उस स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। और इनकी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं कांस्टेंट से। कुछ रूल्स होते हैं जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। पहली बात तो कि वो किसी डिजिट से शुरू नहीं होने चाहिए। अगर आपने दो वेरिएबल लिए हैं, अपर केस में लिया है सेम और लोअर केस में लिया है सेम नाम, तो वो दोनों अलग अलग होंगे। जैसे मैंने इंट आई लिया स्मॉल लेटर्स में और आई को मैंने कैपिटल लेटर में लिया, तो आई स्मॉल लेटर वाला और कैपिटल लेटर वाला दोनों ही डिफरेंट होंगे। हमेशा जो वेरिएबल होता है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंट एक कीवर्ड है, तो हम इंट नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो कीवर्ड डिफाइन होते हैं लैंग्वेज में, उसका हम कोई भी उस नाम का कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं और वेरिएबल किसी भी लेंथ का हो सकता है। अब आते हैं डेटा टाइप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा टाइप आपको हमेशा पता होना चाहिए जब आप लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो अगर आपको डेटा टाइप नहीं पता है तो आप अपने वैल्यूज को कहाँ स्टोर करेंगे। डेटा टाइप बेसिकली स्पेसिफाई करता है साइज को और टाइप को। जो वैल्यू आप स्टोर करने वाले हैं उसका साइज क्या होगा, मतलब उसे कितनी मेमोरी, कितनी बाइट्स लगने वाली हैं, और उसका टाइप क्या होने वाला है, वो इंटीजर होने वाला है, कैरेक्टर होने वाला है, ये सारी चीजें डेटा टाइप बताता है। तो बेसिकली दो कैटेगरी होती है डेटा टाइप की। प्रिमिटिव, मतलब इसको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि वो वैल्यूज, वो डेटा टाइप जो कि कंपाइलर को पहले से पता है ना। जैसे ही लैंग्वेज लिखी गई तो कंपाइलर को बता दिया गया कि इस टाइप के डेटा टाइप होंगे। नॉन प्रिमिटिव मतलब कि ड्राइव, ऐसे डेटा टाइप जो कि प्रिमिटिव या इंट्रिंसिक से बनते हैं, ड्राइव किए जाते हैं, उनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइन भी बोल सकते हैं। प्रिमिटिव में दो कैटेगरी होती है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक होते हैं इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट, और नॉन न्यूमेरिक होते हैं कैरेक्टर एंड बुलियन। नॉन प्रिमिटिव या ड्राइव्ड होते हैं क्लासेस, इंटरफेस, एरेस, जावा के केस में। अगर हम सी या सी प्लस प्लस की बात करें तो ड्राइव्ड में आपका स्ट्रक्चर भी आता है एंड यूनियन भी आता है, वो भी नॉन प्रिमिटिव टाइप के डेटा होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पर जावा में चूंकि स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, यूनियन भी नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें तीन तरीके के ड्राइव्ड डेटा टाइप मिलेंगे। पहला क्लासेस, दूसरा इंटरफेसेस और एरेज। तो अब एक एक डेटा टाइप को हम देख लेते हैं प्रिमिटिव टाइप के। नॉन प्रिमिटिव पे हमें एक एक यूनिट आगे देखनी है, इसलिए हम नॉन प्रिमिटिव को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलते हैं प्रिमिटिव पर। सबसे पहले आता है प्रिमिटिव में इंटीजर। इंटीजर में कई सारी कैटेगरी होती हैं जिसको यहाँ टेबल में शो किया है। इस टेबल में हमने बताया टाइप, साइज, मैक्सिमम वैल्यू क्या होल्ड कर सकता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और मिनिमम वैल्यू क्या होल्ड कर सकता है। तो सबसे पहले होता है बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये चार तरीके के इंटीजर हो सकते हैं। बाइट को केवल 1 बाइट लगती है, मतलब 8 बिट्स लगते हैं। शॉर्ट को 2 बाइट्स लगती हैं, मतलब 16 बिट्स लगते हैं। इंटीजर को 4 बाइट्स लगती हैं, मतलब 32 बिट्स लगती हैं। लॉन्ग को 8 बाइट्स लगती हैं, मतलब 64 बिट्स लगती हैं। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इनकी बिट्स के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। 8 बिट लग रही है मतलब 2 टू दी पावर
आपके 8 डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं जो कि बाइट स्टोर करेगा, है ना, क्योंकि 8 बिट का है वो। तो 2 to the power 8 होता है 256। 256 में आपको नेगेटिव नंबर्स भी लेने हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी लेने हैं। तो -128 से लेके चलेंगे एंड पॉजिटिव नंबर में 0 और 127 तक के नंबर। तो 0 से 127 जब काउंट करेंगे तो वो भी 128 हो जाएंगे। तो 128 0 से लेके 127 तक के, और ये -1 से लेके -128। तो 128 यहाँ और 128 वहां, तो ये हो गए 256 नंबर्स। तो फिर शॉर्ट की बात करते हैं। तो शॉर्ट में 16 बाइट होती है, मतलब 2 to the power 16। तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं 2 to the power 16 मतलब टोटल कितने नंबर्स होने चाहिए, उसको हाफ करिए और उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव के वे में आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर इंटीजर की बात करें तो 2 to the power 32, लॉन्ग की बात करें तो 2 to the power 64। फिर आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे। फ्लोटिंग पॉइंट में दो तरीके के होते हैं, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट के लिए जो साइज होती है फ्लोट की वो होती है 4 बाइट की। डबल की जो साइज होती है वो होती है 8 बाइट्स की। तो 4 बाइट्स के हिसाब से जो स्पेसेस है मिनिमम वैल्यू वो कितनी होगी वो स्पेसिफाई की हुई है। 3.4 इंटू 10 to the power -38 मिनिमम वैल्यू होती है, एंड 3.4 e to the power 10 to the power +38 ये मैक्सिमम वैल्यू थी। ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए है। और डबल को 8 बाइट्स लगती हैं। तो जब हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट की वैल्यूज की बात करते हैं, तो एक्चुअली इंटीजर पार्ट के लिए अलग स्पेस लगता है और पॉइंट के बाद के लिए वैल्यू के लिए अलग स्पेस लगता है। तो इस तरीके से इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर आते हैं कैरेक्टर एंड बूलियन। कैरेक्टर 2 बाइट स्टोर का स्पेस लेता है और केवल एक सिंगल कैरेक्टर को वो स्टोर करता है। बूलियन के लिए केवल 1 बिट लगती है, बाइट नहीं 1 बिट, क्योंकि दो ही वैल्यू पॉसिबल होती है बूलियन टाइप में, 0 या 1, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो इसको 1 बिट लगती है। अब वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो होता है उससे कंपाइलर को क्या क्या पता चलता है। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि उस वेरिएबल का नाम क्या है ना, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम लिखते हैं इंट आई, तो इंट टाइप होता है, आई उसका आइडेंटिफायर होता है, मतलब उसका नाम होता है। वो ये बताते हैं वेरिएबल के डिक्लेरेशन में हम कि वो किस टाइप का है ना, किस टाइप का डेटा होल्ड करने वाला। जैसे इंट बताया तो वो टाइप बताया उसका। फिर प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन, कि आपका जो आपने जब वेरिएबल डिक्लेयर करा तो उसका आपने जिस जगह पर उसको डिक्लेयर करा है उस जगह से ये पता चलता है कि उसका स्कोप क्या है, वो कहाँ तक एक्सेस हो सकता है, किन किन लोगों को वो विजिबल हो सकता है और किन किन लोगों को वो नॉन विजिबल हो सकता है, किनको उसकी डेफिनेशन नहीं पता, तो किस जगह आपने उसे डिक्लेयर करा ये बताता है। तो 3 चीजें पता चलती हैं, उसका नाम, टाइप और फिर उसका स्कोप। स्कोप की बात कर लेते हैं। जावा में 3 तरीके के वेरिएबल्स हो सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास एंड लोकल। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब इट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी उसके लिए वो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज क्रिएट हो जाएंगी। हर एक ऑब्जेक्ट, जितनी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए आपके प्रोग्राम में 10 ऑब्जेक्ट हैं तो 10 ऑब्जेक्ट के लिए 10 डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल्स रहेंगे। उस ऑब्जेक्ट के साथ वो वेरिएबल्स खत्म हो जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ओवन बनाइए, ओवन के लिए मान लो 2 वैल्यूज थी, हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ आपने 2 वैल्यू ली ओवन के लिए। O2 के लिए भी हाइट और विड्थ ली, क्योंकि दोनों की हाइट और विड्थ अलग अलग होगी। लेकिन जैसे ही ओवन डिस्ट्रॉय होगी हाइट और विड्थ उसकी चले जाएंगे, O2 डिस्ट्रॉय होगी हाइट और विड्थ उसके चले जाएंगे। मतलब उसका स्कोप कहाँ है, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए। क्लास वेरिएबल मतलब कि उस पूरी क्लास में जितनी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाली हैं उनके लिए उनकी वैल्यू, उस क्लास वेरिएबल की वैल्यू सेम रहने वाली है या वो शेयर करने वाले हैं। जब वो क्लास का एग्जिस्टेंस खत्म होगा तब उसकी वैल्यू खत्म होगी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट हैं और आपने कोई क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करा है, क्लास के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करा, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं किया है, क्लास के लिए किया है, तो उन सारी ऑब्जेक्ट जो बनने वाली हैं उस क्लास की, उसके लिए वो वैल्यू सेम होंगी। लोकल वेरिएबल मतलब कि किसी फंक्शन के लिए लोकल, किसी लूप के लिए लोकल। जैसे हम लिखते हैं फॉर के अंदर हमने लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। तो इस लूप के लिए आई की वैल्यू लोकल है, लोकल वेरिएबल है। इसके बाद ये जो वैल्यू है वो किसी को भी विजिबल नहीं होने वाली, किसी को भी पता नहीं है कि आई क्या है। तो वो लोकल फॉर द ब्लॉक, लोकल फॉर द फंक्शन, लोकल फॉर एनी लूप,
लोकल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।